नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, आज हम फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3 कवर करेंगे और ये पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 8 है। मेरा नाम है मनीषा मौबिया। योगेंद्र साहू क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हो, हमने 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप 1 और टाइप 2 कवर कर लिया है और इस वीडियो में हम आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 32 तक का कवर करेंगे। क्लियर है? तो हमारा जो तीसरा तरह का जो अधिकार है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अच्छा, आपने सुना ही होगा कभी कि पुराने जमाने में क्या होता था, कोई गरीब व्यक्ति है वो किसी सेठ से पैसा उधार लेता था। अब हो सकता है कि वो पैसा वापस करने में सक्षम ना हो, तो वो जो सेठ है इसको जीवन भर के लिए अपने घर में रख लेता था और ये जीवन भर के लिए बिना किसी पैसे के मजदूरी करता था। ये सुने हो ना? या फिर आप ये तो अभी भी सुनते हो आप न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया के थ्रू, कि गांव की एक छोटी सी बच्ची है, उसको छोटी सी मीन्स 13-14 साल की बच्ची है, माइनर है, उसको उठाकर किसी मेट्रो सिटी के रेड लाइट एरिया में बेच दिया गया हो और उसे प्रोस्टिट्यूशन का काम करवा रहा हो। या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में या होटल में कहीं पर देखते हो एक छोटू नाम का छोटा सा लड़का होता है जिसको आप बोलते हो 2 चाय कट, है ना? तो ये सारी चीजें क्या है? ये सब है एक्सप्लॉइटेशन, शोषण, और इसी के खिलाफ राइट है हमारे पास आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में। क्लियर है? और इसी को हमको डिस्कस करना है कि कौन कौन से एक्सप्लॉइटेशन प्रोहिबिटेड हैं फंडामेंटल राइट्स के तहत। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 23, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? इंसान को वस्तु की तरह बेचना और खरीदना। ज्यादातर विमेन और चिल्ड्रन को ही बेचा खरीदा जाता है, लेकिन ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी ह्यूमन बीइंग को बेचना या खरीदना ये प्रोहिबिटेड है। इसी को बोला जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। साथ ही साथ बेगार मतलब क्या होता है? किसी से काम लेना, मजदूरी लेना उससे, लेकिन बदले में पैसा नहीं देना, या तो फिर बहुत कम पैसा देना और बहुत ही अमानवीय स्थिति में काम करवाना। क्लियर है? या इससे रिलेटेड और कोई फॉर्म है फोर्स लेबर का, जैसे बंधुआ मजदूर है। बंधुआ मजदूर आप जानते ही हो ना, बिल्कुल करना ही है काम बिना किसी पैसे के। या फिर एक प्रथा होती थी पहले के जमाने में, देवदासी। देवदासी का मतलब क्या होता है? मंदिर में एक स्त्री को रख दिया जाता था, वो भगवान के लिए नाचती थी, तो ये भी एक प्रकार से फोर्स लेबर का ही फॉर्म था। ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड है और अगर किसी ने इस तरह की प्रैक्टिस की तो ये होगा पनिशेबल ऑफेंसेस। और इससे रिलेटेड लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। क्लियर है? मतलब इंसानों को बेचा खरीदा नहीं जा सकता, बिना पैसे के किसी से मजदूरी नहीं करवाई जा सकती, और इससे रिलेटेड सारे ऑफेंस जो होंगे वो पनिशेबल होंगे आर्टिकल 23 के अंडर में। क्लियर है? लॉ बनाने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। तो अब तक बहुत सारे लॉ बने हैं, 2 का देख लीजिए आप। सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956, बाउंडेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976। तो ये एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया है। क्लियर है? अब देखिए, हमने बोला है ना कि बिना मजदूरी, बिना पैसा दिए, बिना सैलरी के हम किसी से काम नहीं ले सकते। इजराइल के बारे में सुना है आपने कि वहां पर लड़की और लड़का दोनों को मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि इजराइल हमेशा अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ रहता है। तो अगर कभी दुश्मन देश इजराइल पर अटैक करे तो इजराइल का हर लड़का और लड़की अपने देश की रक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हो। वैसे अगर हमारे देश में अगर कोई
आपदा आ जाती है, सोशल सर्विस या डिफेंस सर्विस की जरूरत पड़ती है, तो सरकार हमसे सर्विस ले सकती है पब्लिक पर्पस के लिए, और बिल्कुल जरूरी नहीं होगा कि वो हमको मेहताना दे, पैसा दे। तो ये एक प्रकार से एक्सेप्शन हो जाता है। अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस लेगी, उसके लिए वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के बेस्ड पर, कि भैया हिंदू पार्टिसिपेट करेंगे, मुस्लिम नहीं करेंगे। ये बोल सकते हैं अपर क्लास के लोग नहीं करेंगे, सिर्फ लोअर क्लास के लोग करेंगे, इस कास्ट के लोग करेंगे, इस कास्ट के लोग सर्विस नहीं देंगे। तो इस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। जब पब्लिक पर्पस के लिए कंपलसरी सर्विस ली जाएगी बिना पैसा दिए, तो कोई भी, वो सबके लिए होगा, वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास के लोगों के लिए नहीं होगा। क्लियर है? ये हमारा आर्टिकल 23 कवर होता है। अब हमारा आर्टिकल 24 ये छोटू के लिए बना है, वही छोटू जो रेस्टोरेंट में, होटल में काम करता है। 14 साल से छोटे उम्र के बच्चों से किसी भी फैक्ट्री में, माइन में या फिर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट, बहुत ही खतरनाक तरीके का एम्प्लॉयमेंट में उनको रखना मना है, ये प्रोहिबिटेड है। तो आर्टिकल 24 यहाँ तक कवर होता है। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। प्रियम्बल में हमने पढ़ा है ना कि हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री मतलब वो कंट्री जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वहां रहने वाले सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, अपने अपने हिसाब से धर्म का पालन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सेक्युलर कंट्री। और हाँ, देश किसी भी धर्म की तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ नहीं होगा, वो भेदभाव नहीं करेगा। तो हमारा देश तो बिल्कुल ऐसा ही है, सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर ही तो रहते हैं, बिना किसी भेदभाव के। तो आर्टिकल 25 ये बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ये 2 पॉइंट है, इसको देखते हैं पहले क्या है। कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को मानना चाहता है, कोई इस्लाम को, कोई क्रिश्चियनिटी को, कोई सिख को माने। कोई इस्लाम में पैदा हुआ है लेकिन वो मानना क्रिश्चियन धर्म को चाहता है तो मान सकता है। वो किसी भी धर्म को नहीं मानना चाहता तो मत माने। वो पेड़ों की पूजा करना चाहता है, कर ले। वो पशुओं की पूजा करना चाहता है, नदियों की पूजा करना चाहता है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इंसान की अंतरात्मा उसको जो कहती है ना कि उसको क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, उसके लिए वो पूरी तरीके से फ्री है। यही है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। क्लियर? नेक्स्ट फ्रीडम दिया गया है प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। प्रेयर कीजिए, इबादत कीजिए, आराधना कीजिए या फिर प्रार्थना कीजिए, सबकी आजादी है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोपोगेट कर सकता है, मतलब प्रचार प्रसार कर सकता है। धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी आजादी है। जैसे कि आप लोग देखते हो ना, न्यूज चैनल में महाभारत आता है, रामायण आता है, तो ये भी एक प्रकार से प्रचार प्रसार ही तो है, तो उसके लिए फ्री है। इन याद रखना, फोर्सफुली कन्वर्जन ये प्रोहिबिटेड है, फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर है? अब देखिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो दिया गया है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन भी हैं। आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन में पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं किसी धर्म में ये बोला गया कि नर बलि दी जाएगी, इंसानों की बलि दी जाएगी, तो भैया इससे तो मोरालिटी, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर तीनों डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये प्रोहिबिटेड हो जाएगा। ट्रिपल तलाक इस्लामिक प्रैक्टिस था ये, लेकिन कहीं ना कहीं से मोरालिटी हर्ट हो रहा था, ये इक्वालिटी को डिस्टर्ब कर रहा था। ट्रिपल तलाक को हटा दिया गया कि ये आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन में नहीं है। कहीं किसी रिलीजन में अगर ये बोला गया कि आपका एक हाथ और एक पैर जो है वो धर्म के नाम पर काट दिया जाएगा, तो भाई हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, मोरालिटी भी डिस्टर्ब हो रही है। तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, ये तीनों को डिस्टर्ब किए बिना ही फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलता है। क्लियर? अब देखते हैं हम आर्टिकल 26 को। मान लीजिए आप किसी धर्म को मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, आपके 2-4 और दोस्त हैं, वो भी सारे उसी धर्म को मानते हैं, मतलब 5-6 लोग हैं आपके दोस्त में, आपके ग्रुप में, सब एक धर्म को मानते हो। अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना चाहते हैं और उसका कोई एक डिस्टिंग्विश, क्या बोलना चाहिए, एक स्पेसिफिक नाम देते हैं उसको, ठीक है। उसी ऑर्गेनाइजेशन को, उसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है रिलीजियस डिनोमिनेशन। क्लियर? और उस रिलीजियस डिनोमिनेशन के कुछ राइट्स हैं, जैसे कि क्या है, सबसे पहले टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस।
कोई भी व्यक्ति मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो है ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर सकता है और मेंटेन कर सकता है। उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रिलीजन के जितने भी मैटर्स हैं उसको वो मैनेज कर सकता है। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को वो ओन और अक्वायर कर सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि जो मूव किया जा सकता है, पैसा, गाड़ी, ये धन दौलत, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल मतलब कि जमीन जायदाद जिसको मूव नहीं किया जा सकता। तो वो दोनों तरह की प्रॉपर्टी जो इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है ना, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, उसको वो ओन कर सकता है, अक्वायर कर सकता है, लेकिन अकॉर्डेंस विद लॉ, कानून के दायरे में रहकर। क्लियर है? सेम वही है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मतलब ये बोल रहा है कि आप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर सकते हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, आपके रिलीजन के कुछ लोग मिलकर, उसमें आप सबसे पहले तो उसको स्टैब्लिश कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। उसमें धर्म से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं आप उसको मैनेज कर सकते हो। उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हो, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। यह है हमारा आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 क्या है? किसी भी इंडिविजुअल से धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑफ प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्स नहीं लिया जा सकता। क्लियर है? तो ये है हमारा आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 क्या है? देखिए आर्टिकल 28 जो है वो बहुत ही सिंपल सा है कि क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप किया जा सकता है? क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पूजा पाठ, आराधना, इबादत या धर्म की शिक्षा दी जा सकती है? अब इसके लिए क्या है, अलग अलग यहाँ पे हमारे पास क्लॉजेज हैं। जैसे कि ऐसा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ऐसा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसको स्टेट पूरी तरीके से गवर्न करता है, कंप्लीटली मेंटेन करता है। जैसे कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, अपना जो भी आर्मी की एकेडमी है, डिफेंस का, या फिर आईपीएस की एकेडमी, आईएएस की एकेडमी, तो इसको क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली स्टेट जो है वो मेंटेन करता है। तो यहाँ पर तो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, कोई भी रिलीजियस वर्शिप वगैरह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्टेट उसको कंप्लीटली होली मेंटेन करता है। क्लियर है? दूसरा ये है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बनाया ही इसलिए गया है कि वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप किया जाए। तो वहां पर तो भैया जब उसको उसी पर्पस के लिए बनाया गया, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप के लिए, तो वहां पर तो वो अलाउड होगा, भले ही वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। क्लियर है? जैसे कि गुरुकुल है, जैसे कि मदरसा है। तीसरा ये है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है लेकिन क्या है ना, वो रिकॉग्नाइज्ड है स्टेट के द्वारा, या फिर स्टेट उसको फंड प्रोवाइड करता है, तो वहां पर क्या रिलीजियस वर्शिप, पूजा पाठ, इबादत, आराधना हो सकता है, धर्म की शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन फोर्सफुली नहीं, किसी को बोला नहीं जा सकता कि आपको अटेंड करना है या नहीं। ये इंडिविजुअल के कंसेंट पर डिपेंड करता है। और अगर वो इंडिविजुअल माइनर है ना, तो फिर उसके माता पिता या उसके गार्जियन डिसाइड करेंगे कि वो उस रिलीजियस वर्शिप को अटेंड करेगा या नहीं। क्लियर है? तो ये हमारा आर्टिकल कौन सा हो गया, 28। अब हमारा आएगा नेक्स्ट टाइप का हमारा फंडामेंटल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं माइनॉरिटीज के लिए, माइनर कम्युनिटी के लिए। माइनॉरिटीज क्या होते हैं? जो अल्पसंख्यक हैं, वो क्या है अल्पसंख्यक? तो याद रखिए, इस माइनॉरिटी का कोई भी ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसे टाइम टू टाइम जो है वो सुप्रीम कोर्ट केसेस के थ्रू डिफाइन करता है। तो अभी तक याद रखिए, माइनॉरिटी दो प्रकार का होता है। एक होता है लिंग्विस्टिक, मतलब भाषा के आधार पर, जिनका अपना एक स्पेसिफिक स्क्रिप्चर होता है, लैंग्वेज होता है, वो एक तो वो ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होता है। और दूसरा होता है रिलीजियस माइनॉरिटी, धर्म के आधार पर। और याद रखिए, ये स्टेट वाइज डिपेंड करता है। मतलब कि जैसे अगर हम नागालैंड जाएं तो वहां पर कौन से धर्म के लोग, क्रिश्चियन लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे, लेकिन आपको जैन कम मिलेंगे, तो जैन वहां पर माइनर कम्युनिटी में आ जाएगा। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ में आएंगे, यहाँ पर हिंदू ज्यादा मिलेंगे और आपको ये बोल सकते हैं कि क्रिश्चियन कम मिलेंगे, तो क्रिश्चियन जो है वो माइनर कम्युनिटी में आ जाएगा। तो ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, ये माइनर कम्युनिटीज। तो माइनर कम्युनिटी दो तरह के होंगे, एक लिंग्विस्टिक,
लैंग्वेज के बेस पर और दूसरा धर्म के बेस पर, और ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। क्लियर। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज के कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं। देखते हैं हम सबसे पहले आर्टिकल 29 को क्या बोल रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ, देखिए क्या है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। कोई भी सिटीजन हो, अगर उसका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, डिफरेंट तरह का लैंग्वेज, स्क्रिप्चर और कल्चर है, तो उसके पास वो राइट है कि वो उसको कंजर्व कर सकता है। ये सभी सिटीजन को ये राइट दिया गया है। यहाँ पर तो जरूर लिखा हुआ है माइनॉरिटीज के लिए, लेकिन यहाँ पर ये सभी सिटीजन के लिए है। सभी सिटीजन, कोई भी ऐसा सिटीजन जिसका अपना डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर है, वो अपने इन सबको रिजर्व कर सकता है, कंजर्व कर सकता है। इसका राइट दिया गया आर्टिकल 29 के क्लॉज 1 में। क्लियर है। दूसरा क्या दिया हुआ है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होंगे, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे, उसमें एडमिशन के लिए डिनाई नहीं किया जाएगा। वो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो स्टेट के थ्रू मेंटेन हो रहे हैं, उसमें एडमिशन के लिए डिनाई नहीं किया जाएगा। कौन से बेस पर? रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। क्लियर है। सबसे पहला क्या बोला गया कि डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को आप सेफ रख सकते हो, ये राइट है हर सिटीजन का। और दूसरा, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, उसमें रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 29 है। आर्टिकल 30 क्या बोल रहा है? राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। मतलब क्या है? ये जो माइनर होते हैं ना, माइनॉरिटीज होते हैं, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज shall have the right to establish and administer educational institute of their choice। ये जो माइनॉरिटीज होते हैं अपने लैंग्वेज, अपने स्क्रिप्चर या फिर अपनी सोसाइटी को कंजर्व करने के लिए खुद का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। अब ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन किया गया है, अब देखिए यहाँ पर ये क्लॉज 1 है, ये क्लॉज 1 का ए है। अब यहाँ पर ए के बाद देखिए, जब 1 है तो 1 के बाद 2 आना चाहिए था, लेकिन 1 के बाद 1A आया है, मतलब इसको बाद में ऐड किया गया। तो याद रखिए, इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के थ्रू ऐड किया गया। इसमें क्या बोल रहा है? अब कोई माइनर कम्युनिटी है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन करती है। अब गवर्नमेंट को ना वो जगह चाहिए, वो बिल्डिंग चाहिए जहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन किया गया है। गवर्नमेंट को वहां पर मान लेते हैं कि रेल की पटरी बनवानी है या कुछ भी करके वो बिल्डिंग चाहिए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट लॉ के थ्रू बकायदा उनको कंपनसेशन देगी और उसके बाद ही वो जमीन को अक्वायर कर सकती है। क्लियर है। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना, गवर्नमेंट को वो चाहिए और सीधा उस बिल्डिंग पर बुलडोजर चला दे, ये नहीं हो सकता है। कंपनसेशन देगी, वो भी लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो ये है हमारा क्लॉज 1 का ए। क्लॉज 2 क्या है फिर? क्लॉज 2 ये है कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बने हैं, अब इनको बनाया किसने है? माइनॉरिटीज के लिए है। ये माइनॉरिटीज कम्युनिटी ने अगर बनाया है, तो गवर्नमेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मदद करने में। क्लियर है। उनको एड देने में, एड ग्रांट करने में, किसी भी प्रकार की मदद करने में इसलिए भेदभाव नहीं करेगी कि हम क्यों दें, ये तो माइनॉरिटीज का है, हम नहीं देंगे। तो इस प्रकार का जो है स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। क्लियर। आर्टिकल 30, आर्टिकल 31 हटा दिया गया है। अब आता है हमारे पास आर्टिकल 32। बहुत सारे आर्टिकल पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 30 तक, स्पेशली आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक बहुत सारे राइट्स दिए गए। अब भाई, अगर हमसे हमारा कोई राइट छीन ले, तो स्टेट ने राइट छीन लिया हमसे, मान लेते हैं आर्टिकल 19 बोलने की आजादी छीन ली, आर्टिकल 25 हम धर्म को नहीं अपना पा रहे हैं, हमको पूजा पाठ करने से रोका जा रहा है, तो फिर क्या करें? इसीलिए आर्टिकल 32 बनाया गया कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। ठीक है। कहाँ जा सकते हैं हम अपने फंडामेंटल राइट्स को रीगेन करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में
कुछ रिट्स दायर किए जाते हैं। इस रिट्स को हम डिफरेंट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जैसे कि हैबीज कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारेंटो और सर्सरी। इस रिट्स जो है ना, ये फंडामेंटल राइट्स को रीगेन करने के लिए है और इसको हम एक डिफरेंट वीडियो में देखेंगे। तो आप इतना याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट किया जाए, आपसे आपका कोई फंडामेंटल राइट छीने, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। वैसे भी फंडामेंटल राइट जस्टिफाइबल है, मतलब कि हम अपना फंडामेंटल राइट्स को वापस मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो अभी तो हम आर्टिकल 32 पढ़ रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में क्या होता है, एक बात समझिए, हमारे पास आर्टिकल 19 है बोलने की आजादी। कोई आर्मी का ऑफिसर है या फिर मान के चलते हैं कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, रॉ का एजेंट है। अब उसने सारी खुफिया एजेंसी, मतलब उसने सारी खुफिया जानकारी जो है इकट्ठा की और वो अब सारे अपनी जानकारी को सोशल मीडिया में लिख दिया और बोलेगा कि मेरे पास आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए है, मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। पॉसिबल है? क्या होगा हमारे देश का? मान लेते हैं कि ये जो इसरो है और ये DRDO है, ये कुछ अपना मिसाइल वगैरह बना रहे हैं, लेकिन वहां कहीं कोई एक इंजीनियर है, वो अपना सारा मिसाइल का डिजाइन जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। पॉसिबल है ये चीज? नहीं। तो याद रखिए, आर्म्ड फोर्स या फिर कोई भी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, उनके जो पर्सोनल है, उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। और कितना रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, कौन कौन से फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, इसके लिए बकायदा लॉ बनाया गया है। और ये लॉ बनाने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट। तो यही है हमारा आर्टिकल 33 कि जितने भी डिफेंस में जो ऑफिसर्स हैं, वहां के जो सर्विस करने वाले ऑफिसर्स हैं और साथ ही साथ अपना जो खुफिया एजेंसी है, उनके रेस्ट्रिक्शन किए जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, और इससे रिलेटेड लॉ बनाने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में क्या है, मान के चलते हैं कि कोई अपना स्टेट है, वहां पर ऐसे 100-150 लोग इकट्ठा हुए और एकदम से एक दूसरे पर बंदूक चलाने लग गए, तलवार चलाने लग गए। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो बहुत बढ़ गया कि अब वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो वहां पर फिर बुलाई जाएगी आर्मी और वहां पर लग जाएगा मिलिट्री, मार्शल लॉ। ठीक है, वैसे तो भगवान की कृपा से आज तक हमारे देश में किसी भी कोने पर मार्शल लॉ नहीं लगा है, लेकिन जब बात जो है बिल्कुल सरकार के हाथ से छूट जाए, अब भैया आर्मी को बुलाना ही पड़ेगा, तो उस क्षेत्र में लगता है मार्शल लॉ। और जब किसी एरिया में मार्शल लॉ लगता है ना, तो फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। क्लियर है? तो कुछ कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पर हमसे हमारा फंडामेंटल राइट छीना जाएगा। अब कितना फंडामेंटल राइट्स जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, कब किया जाएगा, उसका क्या रेंज होगा, ये भी पार्लियामेंट बाय लॉ ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में ये बताया गया है कि कब कब लॉ जो है वो पार्लियामेंट बनाएगा, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे आर्टिकल 16 का क्लॉज 3, ये एम्प्लॉयमेंट के रिजर्वेशन के लिए बताया गया है, तो एम्प्लॉयमेंट के रिजर्वेशन से रिलेटेड कौन बनाएगा लॉ? पार्लियामेंट। अब आर्टिकल 32 का क्लॉज 3, आर्टिकल 32 का क्लॉज 3 में जो 5 तरह के रिट्स बताए गए हैं, उससे रिलेटेड लॉ भी कौन बनाएगा? पार्लियामेंट ही बनाएगा। आर्टिकल 33 हमने देख लिया, आर्मी ऑफिशियल्स जो होते हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, उससे रिलेटेड लॉ भी बनाएगा कौन? पार्लियामेंट। और आर्टिकल 34 जब मार्शल लॉ अप्लाई होगा और उस कंडीशन में जब फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, उससे रिलेटेड लॉ भी कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। ये बताया हमारा आर्टिकल 35। तो यहाँ हमारा आर्टिकल 35 तक कवर हो गया, फंडामेंटल राइट तक कवर हो गया। क्लियर है? आप योगेन साहू क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको CGPSC और CG व्यापम से रिलेटेड कोर्सेज की जानकारी मिलेगी। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।